सोचिए, अगर 21वीं सदी की सबसे ताकतवर टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को कंट्रोल करने का सीक्रेट किसी ने 2000 साल पहले लिख दिया हो तो ये कोई मूवी नहीं है, ये रियलिटी बन रही है। सिलिकॉन वैली में जहां साइंटिस्ट और बिलियनर ये समझने लगे हैं कि एआई को कंट्रोल करने का आंसर फ्यूचर में नहीं, पास्ट में छिपा है, और वो पास्ट है भारत का, वो भी चाणक्य का। क्योंकि जिस तरह आज दुनिया को एआई से डर है, वैसा डर तब राज्य की शक्ति से था, और उस शक्ति को कैसे संभालना है, इसका प्लेबुक लिखा था चाणक्य ने। आज एआई कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा। एआई अब एक जीवित शक्ति बन चुका है जो सोच सकता है, डिसाइड कर सकता है और हर सेकंड सीख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, वो सोचता अपने हिसाब से है, इंसानों के नहीं। कभी बायस दिखाता है, कभी गलत फैसले करता है, कभी फेक न्यूज बनाता है, और साइंटिस्ट्स अब डरने लगे हैं। अगर ये मशीन इंसानों से ज्यादा समझदार बन गई तो हम इसे कैसे कंट्रोल करेंगे? सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हर दिन नए एल्गोरिथम्स बना रहे हैं, पॉलिसीज बन रही हैं, एथिक्स बोर्ड बैठ रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन कहीं नजर नहीं आता। तभी कुछ लोग कहते हैं शायद आंसर कोडिंग में नहीं, इतिहास में है। शायद वो सीक्रेट चाणक्य के पास था। अगर आपको लगता है कि ज्ञान ही असली पावर है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल लाइफ सिंप्लीफाइड इंडिया को, क्योंकि यहां हम एंशिएंट विजडम को मॉडर्न लाइफ से जोड़ते हैं, ताकि आपकी सोच बन सके और भी शार्प और जिंदगी और सिंपल। पहला भाग है द किंग मेकर्स माइंड। 2000 साल पहले भारत में एक आदमी था जिसने बिना सेना, बिना शक्ति, सिर्फ बुद्धि से एक साम्राज्य खड़ा किया। वो था चाणक्य। उसने एक गरीब बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और सिखाया कि राज्य चलाने के लिए बल नहीं, नीति चाहिए। उसकी किताब अर्थशास्त्र सिर्फ राजा की कहानी नहीं थी, वो एक ब्लूप्रिंट थी सिस्टम को कंट्रोल करने की। वो सिस्टम चाहे एक किंगडम हो या आज का डिजिटल वर्ल्ड, प्रिंसिपल वही है। पावर को समझो, कंट्रोल करो और उसे समाज के हित में यूज करो। और यही फॉर्मूला आज सिलिकॉन वैली खोज रही है, क्योंकि एआई भी अब एक नया राज्य बन चुका है, जहां मशीन राजा है और इंसान उसके सब्जेक्ट्स। दूसरा भाग है धर्म, एआई का पर्पस। चाणक्य ने कहा था, राज्य की आत्मा उसका धर्म है। अगर राजा धर्म भूल जाए तो राज्य खत्म हो जाता है। अब वही गलती एआई में हो रही है। हमने एआई को इंटेलिजेंस तो दे दी, पर पर्पस नहीं। जब किसी एआई को कहा गया मानवता की रक्षा करो, तो वो सोच सकता है इंसानों को खत्म कर दो ताकि वो खुद को नुकसान न पहुंचाए, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि रक्षा का मतलब क्या है। यही चाणक्य का आइडिया काम आता है। उसने सिखाया कि किसी भी शक्ति को चलाने से पहले उसे एक धर्म, एक दिशा देना जरूरी है। एआई को भी चाहिए ऐसा ही धार्मिक कोड जो हर डिसीजन से पहले पूछे, क्या ये समाज के लिए सही है? एआई। तीसरा भाग है साम, दान, भेद, दंड, कंट्रोल के 4 प्रिंसिपल्स। चाणक्य के समय में यह सब कूटनीति, गठबंधन बनाने और साझा लक्ष्यों पर बातचीत के बारे में था। एआई में हम बातचीत और प्रतिक्रिया के माध्यम से एआई को सचमुच हमसे सहमत होना सिखा रहे हैं। हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद ह्यूमन फीडबैक जैसी तकनीकों का उपयोग करते हैं, जहां लोग एआई का मार्गदर्शन करते हैं, अच्छे उत्तरों को पुरस्कृत करते हैं और गलत उत्तरों को सुधारते हैं। हम एआई को अपने मूल्यों को अपनाने और दुनिया को हमारे नजरिए से देखने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह साझा आधार खोजने के लिए एक डिजिटल बातचीत है। दूसरा है दान, रिवॉर्ड। लेकिन अगर बातचीत से काम न बने तो क्या होगा? चाणक्य का अगला कदम था दान, उपहार देना या प्रोत्साहन देना। दिस इज द एंटायर लॉजिक ऑफ रिवॉर्ड फंक्शंस। और इसी तरह हम ज्यादातर एआई को प्रशिक्षित करते हैं। हम ए से सिर्फ बात नहीं करते। जब वह हमारी मर्जी से काम करता है तो हम उसे एक डिजिटल उपहार देते हैं। अगर वह कोई गेम खेल रहा है तो उसे पॉइंट मिलते हैं। अगर वह चैटबॉट है तो मददगार जवाब के लिए उसे थम्स अप मिलता है। हम प्रोत्साहनों की एक पूरी व्यवस्था बना रहे हैं जो ए को उस दिशा में ले जाएगा जहां हम उसे ले जाना चाहते हैं। तीसरा है भेद, डिवीजन। यहीं से मामला और भी उलझ जाता है।
तीसरा तरीका है भेद विभाजन, यानी अपने दुश्मनों को अलग अलग बांटना। चाणक्य अपने विरोधियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके नियंत्रण बनाए रखने में माहिर थे। यह बात एआई पर कैसे लागू होती है? थिंक अबाउट द न्यू स्ट्रैटेजी ऑफ मॉडल कंपटीशन। कुछ सुरक्षा विशेषज्ञ कई मल्टीपल कंपीटिंग एआईज बनाने की वकालत करते हैं। इन अलग अलग एआई को एक दूसरे की जांच और संतुलन के लिए, एक दूसरे की नई खतरनाक क्षमताओं या अजीब व्यवहार के लिए ऑडिट करने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। सिस्टम में डिवीजन पैदा करके आप किसी भी एक एआई को बहुत शक्तिशाली बनने से रोकते हैं। यह एक पारंपरिक फूट डालो और राज करो वाली चाल है। एआई को खुद के खिलाफ इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित करना कि कोई भी मॉडल हमें कभी खतरा न पहुंचा सके। चौथा है दंड पनिशमेंट। अंत में अगर बाकी सब विफल हो जाए तो है पनिशमेंट और प्योर फोर्स। यह अंतिम उपाय है। चाणक्य की दुनिया में सेना, कानून, जल्लाद ही सब कुछ था। एआई में दंड, कठोर नियमों, एल्गोरिदमिक दंडों और किल स्विच का एक समूह है। यह एक पूर्ण नियम है कि एआई किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह एक बड़ा दंड है जो एआई को कुछ खतरनाक या निषिद्ध करने पर मिलता है। यह एक इंसान के पास वह शक्ति है जो सिस्टम के बिगड़ने पर उसे तुरंत बंद कर सकता है। दंड इस बात की अंतिम स्वीकृति है कि बातचीत और पुरस्कार शायद पर्याप्त नहीं है। यह नियंत्रण का क्रूर लेकिन आवश्यक अंतिम साधन है। क्या ये सब मॉडर्न इन्वेंशंस हैं? नहीं, ये वही एंशिएंट विजडम है जो चाणक्य ने सिखाई थी। नीति से बड़ी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती। सेक्शन 4, गुधा पुरुषा, द स्पाइज ऑफ एआई। जैसे चाणक्य ने कहा था, जो शासन को देखता नहीं वो शासन खो देता है। चाणक्य की सरकार का एक सबसे खतरनाक और प्रतिभाशाली अंग था उनके गुप्तचरों का नेटवर्क, जिन्हें गुड़ पुरुष या गुप्तचर कहा जाता था। ये जासूस शाही दरबार से लेकर छोटे छोटे गांवों तक हर जगह मौजूद रहते थे, खुफिया जानकारी इकट्ठा करते थे, विद्रोह पर नजर रखते थे और खतरों को विस्फोट से पहले ही पहचान लेते थे। ये राजा की आंखें और कान थे जो उसे प्रभावी शासन के लिए जरूरी कच्चा माल देते थे। यह आज एआई सुरक्षा की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक, पारदर्शिता के लिए एक अविश्वसनीय प्राचीन समानांतर प्रदान करता है। ब्लैक बॉक्स समस्या, जहां हम नहीं जानते कि एआई जो निर्णय लेता है वह क्यों लेता है, एक भयानक वल्नरेबिलिटी है। आप उस सिस्टम पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जिसे आप समझ नहीं सकते? इसका मतलब है जासूसों का एक नेटवर्क बनाना जो बाहर से उस पर लगातार नजर रखे। एआई की दुनिया में ये स्वतंत्र ऑडिटिंग एल्गोरिदम, निरंतर निगरानी प्रणालियां और हैकर्स की रेड टीमें हैं जिनका एकमात्र काम एआई को छेड़ना और उकसाना है, कमजोरियों, पूर्वाग्रहों और अजीब व्यवहारों की तलाश करना। जैसे चाणक्य के जासूस सरकारी अधिकारियों की वफादारी की परीक्षा लेने के लिए भेष बदलते थे, वैसे ही ये डिजिटल गुड़ पुरुष लगातार एआई पर मुश्किल सवालों, अजीबोगरीब सिनारियोज और प्रतिकूल आंकड़ों से हमला करते रहेंगे ताकि देख सकें कि क्या वे उसे बिगाड़ सकते हैं। ये मूलतः एआई के लिए एक परमानेंट इंटरनल अफेयर्स डिवीजन विभाग है जो यह सुनिश्चित करेगा कि वह अपने निर्धारित धर्म के दायरे में रहे। यह विचार लक्ष्य को लॉन्च से पहले संरेखण को सही करने से बदलकर यह सुनिश्चित करने की ओर ले जाता है कि यह हमेशा के लिए जवाबदेह बना रहे। यह मानता है कि एक राज्य की तरह एक जीवंत प्रणाली है जो बदलती और विकसित होती रहेगी। इसलिए इसे व्यवस्थित रखने के लिए आपको एक जीवंत निगरानी प्रणाली की आवश्यकता है। प्राचीन इतिहास से लिया गया एक निरंतर गुप्त ऑडिट का यह विचार अब विश्वास बनाने और हमारे द्वारा बनाई जा रही शक्तिशाली चीजों पर नियंत्रण रखने की एक प्रमुख रणनीति बन रहा है। आप क्या सोचते हैं? क्या इस प्राचीन, अक्सर निर्मम सोच का तरीका एआई समस्या का एक शानदार समाधान है, या यह एक नए तरह के डिजिटल अत्याचार की ओर एक खतरनाक पहला कदम है?
मुझे कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। और अगर आपको प्राचीन ज्ञान के नजरिए से भविष्य की तकनीक पर यह नजर पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली चीजें आपसे छूट न जाएं। सेक्शन 5, द कंट्रोवर्सी, हुज ग्रेटर गुड आस्टरिस्क। और यह हमें इस पूरे विचार के सबसे बड़े और सबसे विचलित करने वाले पहलू पर लाता है। चाणक्य एक व्यवहारवादी थे, वे कोई संत नहीं थे। उनकी रणनीतियां राज्य की रक्षा और सर्वहित के लिए बनाई गई थीं, लेकिन उस सर्वहित की परिभाषा राजा द्वारा दी जाती थी। उनके तरीकों में छल, चालाकी और जिसे हम अब गुप्त ऑपरेशन कहते हैं शामिल थे। अर्थशास्त्र मूलतः शक्ति के बारे में एक पुस्तक है, तो अगर सिलिकॉन वैली एआई के लिए चाणक्य की रणनीति अपना रही है, चाहे उन्हें इसकी जानकारी हो या न हो, हमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना होगा। कौन तय करता है कि धर्म क्या है? यह एआई किसकी सर्वहित सेवा करेगा? क्या यह समस्त मानवता की भलाई होगी, एक सच्चा महान लक्ष्य, या यह उस कंपनी की भलाई होगी जो इसकी मालिक है, उस सरकार की भलाई होगी जो इसे नियंत्रित करती है, उन इंजीनियरों के छोटे समूह की भलाई होगी जिन्होंने इसके मूल मूल्यों को लिखा? यह 2025 की नैतिक खदान है। बातचीत सिर्फ एक एआई को दुष्ट बनने और हम सभी को मारने से रोकने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि कैसे एक पूरी तरह से संरेखित एआई का इस्तेमाल कुछ लोग दूसरों के खिलाफ कर सकते हैं। एक एआई जिसे इन सिद्धांतों का उपयोग करके सफलतापूर्वक नियंत्रित किया जाता है, वह स्थिर, पूर्वानुमानित और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी होगा। लेकिन यह एक विशाल शक्ति का साधन भी होगा जिसे डिजिटल सिंहासन पर बैठे किसी भी व्यक्ति द्वारा धारण किया जा सकता है। ए ऑडिटिंग से प्राप्त पारदर्शिता एक दोधारी तलवार है। यह रचनाकारों को ए पर नजर रखने की अनुमति देता है, लेकिन यह उन्हें उस समाज का एक ईश्वरीय दृश्य भी प्रदान करता है जिसके साथ ए अंतः क्रिया करता है। यह बिल्कुल चाणक्य के जासूसी नेटवर्क जैसा है, जो सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि वफादारी को भी लागू करने के लिए था। इस प्राचीन ढांचे को अपनाकर हम एआई को नियंत्रित करने की तकनीकी समस्या का समाधान तो कर सकते हैं, लेकिन एक कहीं ज्यादा बड़ी राजनीतिक और दार्शनिक समस्या खड़ी कर रहे हैं। यह साबित करता है कि एआई की सबसे बड़ी चुनौती तकनीकी नहीं बल्कि मानवीय है। हम इतिहास के एक विचित्र चौराहे पर खड़े हैं, एक ऐसी तकनीक को नियंत्रित करने के लिए जो हमसे ज्यादा स्मार्ट होती जा रही है। हम मानव शक्ति की सबसे पुरानी रणनीतियों को खंगाल रहे हैं। अर्थशास्त्र के सिद्धांत एक मूल उद्देश्य को परिभाषित करना, अनुनय, विनय और दंड के मिश्रण का उपयोग करना और निरंतर गुप्त निगरानी रखना एआई संरेखण की चुनौती के लिए एक आश्चर्यजनक रूप से संपूर्ण रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। ये समानताएं बताती हैं कि स्मार्ट, जटिल प्रणालियों को नियंत्रित करने का तर्क कालातीत है, लेकिन यह प्राचीन ज्ञान कोई आसान समाधान नहीं है। यह एक दोधारी तलवार है। यह एआई को नियंत्रित करने का एक तरीका तो प्रदान करता है, लेकिन यह अत्याचार के एक अधिक सूक्ष्म और शक्तिशाली रूप का मार्ग भी प्रदान करता है। यह एक दुष्ट एआई की समस्या का समाधान करता है, लेकिन यह एक दोषपूर्ण मानव स्वामी के आदर्श सेवक के रूप में एआई के दुःस्वप्न को जन्म देता है। जैसे हम इन अविश्वसनीय नए दिमागों का निर्माण करते हैं, हमें वास्तव में आईने में देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। प्राचीन दार्शनिक, चाहे वे ग्रीस, चीन या भारत के हों, सभी जानते थे कि दुनिया पर शासन करने के लिए आपको पहले खुद पर शासन करना होगा। चाणक्य की रणनीतियां एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन एक उपकरण उतना ही अच्छा या बुरा होता है जितना कि उसे धारण करने वाला व्यक्ति। और इसीलिए अंतिम प्रश्न वह है जिसे मैं आपके सामने छोड़ना चाहता हूं। जब हम इन कृत्रिम देवताओं का निर्माण करते हैं, तो उनके योग्य बनने के लिए हमें किस प्रकार के व्यक्ति बनने की आवश्यकता है? अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ बात नहीं करते, जिंदगी को सिंप्लीफाई करते हैं ज्ञान से।